Hello dear learners, hope you are doing well. So, how's the preparation going on? I know it might be going very well. So now, without wasting much time, we will be starting our today's video very fast. Today's video is of 28th Feb 2023. Okay, 23 वाला जो वीडियो है फेब में जो हुआ था वो वाला रहेगा आज हमारा पेपर 1. एंड वीडियो विल बी वेरी टू द पॉइंट बट येट मीनिंगफुल. आपका रिवीजन भी हो जाएगा, उसके साथ में ही आपको अगर कुछ डाउट्स है सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So now the very first are the data interpretation and the questions are really very easy, so we will be doing it very fast. The following table shows the distribution of number of girls enrolled in 3 schools A, B, C over the years 2017 to 21. Based on the data in the table, answer the questions. So we have to answer the questions based on the table. Enrollment of girls along with the years. So A, B, C are the schools. First question, the ratio between the number of girls enrolled in school C in the year 2020 and the total number of girls enrolled in school A and B together in the same year is. Okay, so यहाँ पर basically क्या पूछा है, C में 2020, C 2020 there were 200 girls and A and B together, A and B 250 plus 300, 250 plus 300. Okay, so it will be 550. Now we have to find out the ratio. They have asked us the ratio, so 200 ऊपर आएगा because we have to find C से लेकर C is to A and B, A plus B, C is to A and B, 550. Okay, so it is 4 za 0 0 cancel, 4 za 5 4 za 20, 5 11 za 15. Correct answer is option 3. Option 3 is the correct answer. Okay, next question. The difference between the the number of girls enrolled in the years 2021 and 2017 is minimum in. Okay, कौन से स्कूल में मिनिमम है दोनों का बीच का डिफरेंस. सो 2017 एंड 2021. ए में 2017 में कितने लड़कियां थी, 200 एंड दैट इन 2021 100. सो ए में है डिफरेंस 300, 300 है तो 100 का डिफरेंस है. देन बी में 150 250 अगेन 100 डिफरेंस. सी 100 एंड 275. सो डिफरेंस इज ऑफ 175. ओके, सो यहाँ पर क्या पूछा है, मिनिमम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. बोथ ए एंड बी उसमें है मिनिमम. ठीक है, ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन ईयर 2019 इन ऑल 3 स्कूल्स इज. एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर. ओके, सो वी हैव हाउ मेनी 2019. ओके, ये वाला 275 प्लस 150 प्लस 199. ओके, 275 प्लस 150 प्लस 199 ये है टोटल. सो व्हाट विल बी डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट 3. ठीक है, 3 नंबर्स है तो टोटल विल बी 624 डिवाइडेड बाय 3. अभी 624 डिवाइडेड बाय 3, 6 2 ज़ा 0 बिकॉज 2 है एंड यहाँ पर आ जाएगा 2. इट विल बी 8 ज़ा 3 8 ज़ा 24. ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 208. नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स enrolled in all 3 schools in the year 2017 is -% of the number of girls enrolled in school C in the year 2020. ओके, यहाँ पर ऊपर पहले टोटल नंबर है, नीचे पूछा है सी वाला स्पेसिफिक. ओके, टोटल नंबर जो हमें कहाँ देखना है, सी. ओके, 2017 का 200 प्लस 150 प्लस 100 टोटल हो गया है 450. देन सी में 2020 में कितने थे, 200. सी 200. So what we have to do, we have to calculate the percentage. Okay, 450 by 200, 450 by 200 into 100 because we have to calculate the percentage. Okay, cancel हो गए 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा again and then 2 ज़ा 5 and again यहाँ पर कितना बचता है 1. सो 5 ज़ा 225% will be the correct answer. Okay, 225%. Option 2. Next question.
Total number of girls enrolled in all 3 schools together is the second highest in the year. ओके, तो हमें सबके टोटल निकालने पड़ेंगे अभी. डोंट पैनिक, हमने इसका तो निकाला था 450 2017 का. ओके, 450 2018 150 225 250 625, देन 275 150 199 624. ओके, 250 300 200 750 एंड लास्ट 2021 में 2021 में 300 250 275, इट इज़ 825. ओके, सो नाउ यहाँ पर क्या पूछा है, सेकेंड हाईएस्ट पूछा है. फर्स्ट हाईएस्ट है 2021, सेकेंड हाईएस्ट क्या आएगा 2020, 750 है ना इसमें, 2020. ओके, हो गए डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड बाय लर्नर्स एंड टीचर्स फॉर असिंक्रोनाइज इंटरेक्शन. असिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज यानी कि एट अ टाइम अगर दोनों में बात हो रही है, तो असिंक्रोनाइज यानी कि जब टाइमिंग सेम नहीं होता है. वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, विकीज एंड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स, डिस्कशन बोर्ड्स, लाइव स्ट्रीमिंग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 बी सी डी. हाउ, ईमेल 1 to 1 होता है क्या? नो. आज ईमेल आया है, कल भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, एक हफ्ते बाद भी कर सकते हैं. विकीज एंड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स, जस्ट लाइक पीडीएफ्स, आई प्रोवाइड द पीडीएफ्स एंड यू कैन इंटरेक्ट विद देम एनी टाइम, क्योंकि वो चैनल पर हमेशा ही रहेंगे. एंड डिस्कशन बोर्ड्स भी इनडायरेक्ट वे में बात करना होता है, मैसेजेस टाइप कर देते हैं, जस्ट लाइक कमेंट सेक्शन. ओके, नेक्स्ट, asynchronous interaction refers to a form of interaction or communication where responses are not required to be immediate. Okay, can occur anytime. Which of the following are the strategies of cognitive apprenticeship to develop higher order skills among learners? Which are the strategies? So our correct answer will be option 3 B and D. Okay, क्या पूछा है यहाँ पर, मेंटरिंग, कोलैबोरेशन एंड सोशलाइजिंग, मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग, ऑगमेंटेशन, रिटेंशन एंड एक्सप्लेनिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन, मेमोराइजेशन, रिहर्सल एंड आइडेंटिफाइंग. करेक्ट आंसर हमने क्या बोला है, ऑगमेंटेशन, रिटेंशन एंड एक्सप्लेनिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन. किसका स्ट्रैटेजी है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप. सो व्हाट इज कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप? इट इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग मेथड. ठीक है, इट इज लर्निंग मेथड दैट इज डिजाइन टू टीच learners complex cognitive skills by immersing them in relevant activities and providing guided support. Basically जो learners हैं उन्हें हमें skills सिखानी है with guided activities and support. Okay, एक्टिविटीज़ जो वो स्किल्स को बढ़ावा देंगे एंड उन्हें उसी डायरेक्शन में सपोर्ट भी करना है. ओके, दिस मॉडल रिलाइज हैविली ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्सपर्ट एंड अ नोवाइस. ओके, एक्सपर्ट कौन रहेगा, टीचर या मेंटर, एंड नोवाइस यानी कि जो लर्नर होता है. सो इसमें क्या क्या आएगा, मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग. पहले आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन आर द स्ट्रैटेजीज. ओके, मॉडलिंग इन्वॉल्व्स एक्सपर्ट शोइंग द लर्नर हाउ टू डू अ टास्क. पहले मॉडल जैसे होता है ना कि वो बता रहे हैं कि कैसे करना है. देन व्हाट इज कोचिंग, एक्सपर्ट्स ऑब्जर्विंग द लर्नर्स परफॉर्मेंस. ओके, देन स्कैफोल्डिंग, इट इज द सपोर्ट गिवन टू द लर्नर व्हेन दे आर अचीविंग द टास्क, व्हेन दे आर ट्राइंग टू अचीव द टास्क. ओके, देन आर्टिकुलेशन क्या होता है, लर्नर्स एक्सप्रेस देयर नॉलेज, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इन देयर ओन वर्ड्स, मतलब खुद बताना लर्नर्स ने. पहले ऊपर के टीचर से रिलेटेड है एंड देन मैंने यहाँ पर गलत टिक किया, टीचर से रिलेटेड है एंड देन जो नीचे वाले डी ऑप्शन के वो लर्नर से रिलेटेड है. ठीक है, देन रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स लर्नर्स कंपेयरिंग देयर ओन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस विद दोज ऑफ एक्सपर्ट, मतलब खुद रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमारे अंदर की क्वालिटीज. एक्सप्लोरेशन, इट इज एक्सप्लोरिंग सेल्फ. ओके, वेयर लर्नर्स टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग. Next question. The stimulus which does not require any conditioning for desired behavior is called unconditional stimulus. Very easy question. अगर कुछ conditioning नहीं चाहिए, कुछ पहले से preparations नहीं चाहिए, तो what will be the stimulus? It will be the unconditioned stimulus. Okay. If conditioning is required, it is conditioned stimulus. So what is conditioned and unconditioned? Condition is unconditional usually जो natural stimulus आता है, just like अगर हमें कोई डराता है तो a sudden reaction of fear or something, or else if we touch something hot we suddenly take our hand back, that is what unconditioned. Okay, they are the there is also one experiment. If you have ever been through the science books, there is a dog experiment of salvation.
the dog is given the food and he salivates when he hears the bell or something. That is what? So that is unconditional stimulus. What is conditioned? Previously neutral stimulus that after being repeatedly associated with the unconditioned stimulus. मतलब डॉग के वो एक्सपेरिमेंट में ही बताया था कि अगर उनको बेल की वॉइस के साथ में फूड को एसोसिएट किया तो जब भी उनको बेल सुनाई देती थी विदाउट फूड तब भी वो रिएक्ट करते थे. ओके, देन कंडीशनड एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स भी नीचे दिया हुआ. सो अनकंडीशनड इट इज़ ऑल्सो नेचुरल रिएक्शन. स्टिमुलस आपको जो गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद में, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद में जो आ रहा है वो हॉट ऑब्जेक्ट स्टिमुलस है, एंड आपका हाथ पीछे लेना, इट इज़ द रिएक्शन. ओके, सो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और अनकंडीशनड रिएक्शन. सो इट इज़ नेचुरल स्टिमुलस ऑफ. कब आता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स? जब अनकंडीशनड ही स्टिमुलस रहेगा तब. एंड बाय द वे कंडीशन कैसा होता है? लर्न रिस्पॉन्सेज, लाइक वी लर्न टू रिस्पॉन्ड टू समथिंग जस्ट लाइक self defense or something. Okay, next question. Which of the following curriculum development models come under technical scientific models? Okay, Taba's model, open classroom model, Winston and Fantini model, Hunkins development model, Goodlad's model. Correct answer है option 3 A, D and E. So यहाँ पर क्या पूछा है? टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल के अंदर आएंगे कौन से? ताबा's मॉडल है, then comes the Hunkins development model and Goodlad's model. Okay, Taba model, it is by Hilda Taba, an architect of modern process of curriculum development. She proposed a systematic and inductive approach to curriculum development. यहाँ क्या पूछा है? curriculum development models. ठीक है, तो ये सबसे पहला है Taba. So she emphasized teacher involvement and believed that teachers should be at the heart of curriculum development. Teachers को रिस्पेक्ट मतलब टीचर्स के सराउंडिंग में रहना चाहिए. ओके, देन कौन से है? हंकिन्स डेवलपमेंटल मॉडल. सो हंकिन इट इन्वॉल्व्स डिस्टिंक्ट स्टेप्स फ्रॉम आइडेंटिफाइंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टिंग कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द करिकुलम. ओके, ये आता है इस करिकुलम डेवलपमेंट में जो हंकिन्स डेवलपमेंटल मॉडल है. नाउ नेक्स्ट, गुडलैड्स मॉडल. गुडलैड्स मॉडल क्या है? जॉन गुडलैड बोलकर एक थे. ही इज ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर द टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल्स. वाई? ही प्रपोज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट. ओके, हीज मॉडल इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेजेस फ्रॉम डायग्नोसिंग नीड्स, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टिंग कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्टिविटीज एंड इवेल्युएटिंग द करिकुलम. बेसिकली ये तीनों भी जो हम बेसिक स्टेप्स होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के उनके बारे में बोलते हैं. ओके, हंकिन डेवलपमेंट, गुडलैड्स मॉडल एंड टैबाज मॉडल. ओपन क्लासरूम, विंस्टन एंड फटीनी. ओके, हम विंस्टन एंड फटीनी भी देख लेते हैं. सो विंस्टन एंड फटीनी का मॉडल होता है ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट्स को फोकस करता है, वो करिकुलम को नहीं करता है. ओके, ये वाला जो है ये ह्यूमनिस्टिक. ये क्या हो रहा है? ह्यूमनिस्टिक. ओके, ये वाला विंस्टन एंड फटीनी मॉडल. सो इट डज नॉट क्वाइट फिट विद द टेक्निकल साइंटिफिक, क्योंकि वो ह्यूमनिस्टिक्स पर बिलीव कर रहा है. ऑल्सो जो क्लासरूम, ओपन क्लासरूम वाला है, मोर प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन फोकसिंग ऑन स्टूडेंट सेंटर. ओके, टेक्निकल एजुकेशन में नहीं आएगा, ओपन क्लासरूम वाला स्टूडेंट सेंटर्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, स्वयं प्रभा चैनल एंड नेम ऑफ द चैनल. स्वयं प्रभा. सो चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 क्या क्या आता है उसके ऊपर? ऑप्शन है 3. सबसे पहले ए. 1 पर आता है वगीश, 2 पर आता है संस्कृति, 3 पर आता है सारस्वत एंड 4 पर आता है प्रबोध. ओके, दिस आर द चैनल्स. स्वयं प्रभा क्या है? इट इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट अक्रॉस द कंट्री. कितने चैनल्स है टोटल? 32 चैनल्स है. 32 DTH चैनल्स इज डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक एकेडमिक डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स. ओके, सो चैनल 1 वगीश. सो वगीश का मतलब क्या आता है? विदाउट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ वगीश इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोवाइड मोर डिटेल. ओके, प्रोग्रामिंग ऑन द चैनल इज डेडिकेटेड टू कंटेंट रिलेवेंट टू वगीश. ऐसा ही लिखा हुआ, मैंने गूगल पर देखा भी था, मुझे कुछ नहीं समझा. देन संस्कृति, बेसिकली ये तो कल्चर पर बेस्ड है. प्रबोध एंड सारस्वत, आई थिंक ये सब चैनल के नेम ही होंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं. ठीक है, बाकी हमें देखना ही पड़ेगा एक्चुअल मॉडल. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसर्च बेस्ड. When a researcher has no control over the variables, he or she can only report what has happened or what is happening. Such research is called ex post facto research. ये हमने एमएच सेट के टाइम पर भी किया हुआ है. ओके, एक्स पोस्ट फैक्टो, इट इज़ लैटिन वर्ड दैट मीन्स आफ्टर द फैक्ट. पोस्ट फैक्टो, आफ्टर द फैक्ट.
In the context, this means that the events being studied, जो भी है, being studied have already occurred by the time of the study. हिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च होती है, ओके, बिकॉज द इवेंट्स हैव एक्चुअली ऑकर्ड एंड वी आर स्टडिंग इट लेटर. इट इज़ व्हाट एक्स पोस्ट फैक्टर, सो हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, क्योंकि वो हो चुके हैं ऑलरेडी पास्ट में. सो हाउ विल यू कंट्रोल द फैक्टर्स? दैट इज व्हाट एक्स पोस्ट फैक्टर. ओके, नेक्स्ट. बेसिक हिस्ट्री समझ गया ना आपको कि हिस्ट्री बेस्ड जो होते हैं वो एक्स पोस्ट फैक्टर होते हैं, ज़्यादा मत सोचो. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स मेनली टू द इशू ऑफ कैजुअलिटी? सो विच इट इज़ 1 minute. इंटरनल वैलिडिटी. ओके, इशू ऑफ कैजुअलिटी इंटरनल वैलिडिटी है, जो क्या होता है? इट इज़ द एक्सटेंट टू विच अ पीस ऑफ एविडेंस सपोर्ट्स ये क्या होता है? इंटरनल वैलिडिटी इट इज़ द एक्सटेंट टू विच अ पीस ऑफ एविडेंस सपोर्ट्स अ क्लेम अबाउट कॉज and effect within the context of a particular study. Internally, how it supports the cause as well as the effect. This is what internal validity is about. Okay, degree to which a casual conclusion based on study is warranted. So, and concerns essentially the links among the pieces of research. How the conclusion is established by the things which are involved in it. Okay, so like if a researcher is conducting an experiment to see if a specific teaching method improves students' performance, high internal validity would mean that improvement could indeed be attributed to teaching method. And students like factors like prior knowledge, extra study time, ये सब कुछ इनको बाद में देखेंगे. पर जो टीचर ने अगर अपना क्वालिटी इंप्रूव किया है, टीचिंग स्टाइल इंप्रूव किया है, तो दैट विल बी द इंटरनल फैक्टर एंड इट विल बी द मेन फैक्टर. ओके, मेजरमेंट वैलिडिटी क्या होता है? मेजर्ड. Okay, it relates to whether a measure or tool accurately measures what is intended to measure. Basically, measurement करने के लिए जो होता है measurement validity. Construct validity refers to a test or tool measures the construct it's supposed to measure. Theoretically अगर हम जब practically तो नहीं, theoretically अगर हम देखेंगे तो कुछ अगर measure किया है तो उसे construct करना है. Suppose if we have measurements about something and we have to draw it on a graph paper. So we will be constructing it on a graph paper. Okay, construct करना, that is what, with the help of the measurement validity which we have done, which we have the measures. Then external validity refers to the extent to which the results of a study can be generalized or applied to the other settings or groups. Okay, it is about the applicability or transferability of the research. Externally, basically generalize, common होता है, that is what external. Okay, I tried my best. Let me be very specific. Question number 13. A sample technique in which units are randomly sampled from a population that has been divided into categories is called stratified random sampling. Stratified random sampling. So a sampling technique जहाँ पर आप randomly choose कर रहे हो. Random तो पता है, अभी उसमें आ गया sample from a population, एक specific population में से. So ये होता है stratified. It is a type of probability. 1 minute. इसमें population को groups में divide किया जाता है. Okay, they are divided into smaller groups, basically different stratas. So based on the shared characteristics. If we have 1 minute. Yes, if we have a characteristic like long hairs, so long hairs वाले सारे एक जगह पर आएंगे. Green eyes, then white skin tone, लॉन्ग हैंड्स और लॉन्ग लेग्स. ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग इसमें. तो ये दिस आर व्हाट स्ट्रैटास. दिस आर द डिफरेंट स्ट्रैटास इन विच द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड एंड देयरफॉर दे आर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग. इसमें से एक एक को निकालेंगे कि ये ऐसा एक पर्सन चूज करेंगे. ओके, वंस द पॉपुलेशन हैज़ बीन डिवाइडेड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज देन यूज्ड. पहले स्ट्रैटिफाइड, क्योंकि उनको स्ट्रैटा में डिवाइड करना है. उसके बाद में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टू सिलेक्ट अ सैम्पल फ्रॉम ईच. जो हमने ये एक बंदे को यहाँ से निकाला है, दैट इज़ व्हाट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. किसी को भी हम चूज़ कर सकते हैं. सिंपल रैंडम का मतलब क्या होता है? किसी को भी चूज़ करना. ठीक है. सो नेक्स्ट, बाय डूइंग इट रिड्यूसेस पोटेंशियल बायस दैट कुड ऑकर. सिंपल रैंडम क्यों? क्योंकि अगर किसी एक को चूज़ कर रहे दूसरे को नहीं कर रहे तो देयर माइट बी बायसनेस, बट यहाँ पर रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करना है. देन क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ द मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स.
इसमें भी ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, बट ये क्लस्टर्स होंगे यूजुअली जोग्राफिकल बेसिस पर, ठीक है। सपोज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लाइक दिस, और अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ओके, ऐसे डिवाइड करेंगे। रैंडम सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर्स इज चूजन एंड ऑल मेंबर्स विद इन द सिलेक्टेड क्लस्टर्स आर इंक्लूडेड। हमने स्टार्टा में देखा था कि उसके बाद में हम सिंपल रैंडम से एक एक बंदे को चूज करें, बट इसमें हर बंदा चूज किया जाएगा, ओके। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, इन दिस अप्रोच अ रैंडम स्टार्ट पॉइंट इज चूजन, देन एवरी nth मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड। सिस्टमैटिक में क्या होता है, अगर अभी 1 नंबर का चूज किया है तो इसके बाद में nth नंबर का मतलब अगर अभी 1 नंबर चूज किया है तो इसके बाद में हम चूज करेंगे इसको छोड़ के 2 + 2 मतलब 3rd नंबर, फिर वापस से +2 मतलब 5 नंबर, ठीक है, ऐसे चूज करेंगे। दैट इज व्हाट सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस आर द टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग्स। Question number 14, debriefing, statement based. Debriefing involves revealing the purposes of the research to the participants. Debriefing of participants take place at the beginning of a study. तो दोनों भी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, सॉरी, 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। डीब्रीफिंग क्या होता है, इट इज द इन्वॉल्व्स रिवीलिंग द पर्पस ऑफ द रिसर्च, मतलब कि यू विल बी इन्फॉर्मिंग द पार्टिसिपेंट्स कि हम किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, एंड इट टेक्स प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द स्टडी। सो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये नेसेसरी नहीं है। डीब्रीफिंग डज नॉट टेक प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द स्टडी, इंस्टेड इट ऑकर्स एट द कंप्लीशन ऑफ द स्टडी, ओके, पूरा खत्म होने के बाद में। एट द बिगनिंग एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस टिपिकली टेक्स प्लेस। कंसेंट हमें लेना चाहिए ना, कि हम अगर किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनका कंसेंट चाहिए, सो पहले वो होता है। डीब्रीफिंग एकदम एंड में होता है, ओके। डीब्रीफिंग ऑकर्स एट द एंड विच इज द रिवीलिंग द पर्पस ऑफ द रिसर्च, ओके। वी विल बी डिस्कसिंग कि क्या हुआ है, कंक्लूजन क्या आता है, ये सब आता है डीब्रीफिंग में, ठीक है। After the study, the researchers are responsible for informing the participants about the true nature of the study, answering any question they might have, and making sure that they did not experience any negative effects as a result of their participation. कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी किसका जिम्मेदारी है, रिसर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज नॉट पॉसिबल? नॉमिनल, ऑप्शन 1 नॉमिनल स्केल, जो कि सबसे बेसिक स्केल भी बोला जाता है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर लेबलिंग वेरिएबल्स विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू, ओके। इट डील्स विद नेम्स, लेबल्स, सो देर आर नो इनहेरेंट ऑर्डर और प्रायोरिटी। नॉमिनल यानी कि एक तरह से नेम्स दे देना, ये एक तरह से रैंकिंग एक तरह से अलॉट कर देना लेबल्स बिना कुछ सोचे। सपोज हु इज़ नंबर 1, हु इज़ नंबर 2, ये नहीं आता है उसमें, ओके। रैंडम, देयरफॉर रैंकिंग इज नॉट पॉसिबल विद दिस स्केल बिकॉज देर आर नो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज और प्रायोरिटीज। देन ऑर्डिनल क्या होता है, it has all the properties of nominal scale with being able to order the values, okay. So like satisfaction level पर very satisfactory, rating करते हैं ना, very satisfactory, dissatisfactory, so ये भी एक तरह से रैंकिंग ही होता है, ओके। सो ये आता है ऑर्डिनल में। कि नॉमिनल भी होता है, दैट इज हम क्या बोलते हैं, अलॉट भी करेंगे, लेबलिंग भी करेंगे वेरिएबल्स को, बट एक रैंक के बेसिस पर, एक वैल्यू के बेसिस पर। देन इंटरवल वाला क्या होता है, हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनल स्केल एंड विद द एडेड बेनिफिट दैट द डिस्टेंस बिटवीन ईच वैल्यू आर इक्वलाइज्ड, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा। ये किस में आता है, इंटरवल में आता है, ओके। ऑल द प्रॉपर्टीज, सपोज व्हेन वी कैलकुलेट द टेम्परेचर, हर टेम्परेचर के बीच में एक गिवन डिस्टेंस रहेगा, 20 से लेकर 30, कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस। 30 से लेकर 40, कितना डिफरेंस है, 10 का। ये होता है इंटरवल, ओके, रेगुलर इंटरवल पर होता है। देन रेशियो स्केल possess ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरवल स्केल अलॉन्ग विद अ मीनिंगफुल 0 पॉइंट। सो इसमें रेशियो स्केल में क्या यूज़ किया जाता है, एज आती है, रेशियो स्केल में क्या हो गया, रेशियो स्केल में एज, इनकम अलॉन्ग विथ हाइट, वेट, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्स, किसी चीज़ के सेल्स, ये सब किस में आता है, रेशियो स्केल में आता है, ओके। नेक्स्ट, क्रिटिकल रीडिंग्स इन मेडिएटेड कम्युनिकेशन आर डैश इन कैरेक्टर, कॉग्निटिव कैरेक्टर, ओके। कॉग्निटिव इन कैरेक्टर, क्रिटिकल रीडिंग्स इन द फील्ड इंक्लूडिंग mediated communication are cognitive. It involves deep comprehension, evaluation, interpretation of the text or message. Critical reading में क्या होता है, आपको पहले तो एक
प्रॉपर वे में बोलना है या सुनना है, फिर उसको इवैल्यूएट करना है, फिर उसको अपने तरह से इंटरप्रेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है? कॉग्निटिव स्किल्स इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉग्निटिव स्किल्स जो कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, दे आर इम्पॉर्टेंट। आप अगर पैसिव होकर सुनोगे, आधा सुनोगे आधा नहीं, इमोशनल होकर सुनोगे, या इनफेक्चुअल, बेसिकली इनफेक्चुअल का मतलब क्या होता है? एकदम पॉसिबल, इनइफेक्टिव वे में, हाँ, इनइफेक्टिव वे में सुनोगे, ठीक है। क्रिटिकल रीडिंग्स में आपको इफेक्टिव वे में सुनना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू इंटरप्रेट इट एट द एंड, बट इफ यू डोंट hear it properly, you don't have any effect of it on yourself, it is not possible. इसीलिए ऑप्शन 4 है cognitive. Okay, next question. The symbolic mode of communication is socio-cultural. Okay, symbolic. Why symbolic? Because these symbols don't inherently carry the meanings we attach to them. They become meaningful along with the culture or social or linguistic context. कुछ जगह पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग अलग तरह से बताए जाते हैं, कुछ जगह पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग अलग तरह से। सपोज वी हैव दिस नमस्ते, वी बेसिकली इन इंडियन कल्चर नमस्ते इज बेसिकली व्हाट वी सल्यूट और वी आर grateful for the God which is in you, that is what. But if you have seen out of India, many people do namaste because they don't know the inherent meaning. They only know that namaste is for hello. We do namaste because we know the meaning of it. Okay, so this is what symbolic mode of communication is. Next question. Integrating communication with the educational system will, option 2, increase public awareness of educational rights, improve the quality of policy preparation, improve the educational service delivery. So अगर हमने कम्युनिकेशन को एजुकेशन के साथ में मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या होगा? इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी प्रिपरेशन, पॉलिसीज जो एजुकेशन से रिलेटेड है, फिर पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ाएगा एजुकेशनल राइट्स के लिए, और इम्प्रूव द एजुकेशनल सर्विस डिलीवरी. ओके, जो टीचर्स डिलीवर करेंगे सर्विस एजुकेशन रिलेटेड, वो भी इम्प्रूव होगी. जो ऑप्शन ए और ई है वो टीचर से रिलेटेड है एंड दे डोंट हैव एनी मीनिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 statements पे. The internet reflects the existence of techno-science world of cyberspace. The cyberspace has necessitated the arrival of many sub-media like email, www and many others. Both the statements are true. Okay, I don't know what is happening. So internet reflects the existence of techno-science world of cyberspace. Okay, internet क्या है? Basically it is the product of our advanced technology, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो साइबर स्पेस क्या होता है? रेफर्स टू द वर्चुअल कंप्यूटर वर्ल्ड. जो वर्चुअल वर्ल्ड होता है उसे साइबर स्पेस बोलते हैं. जो कंप्यूटर का होता है, बेसिकली इंटरनेट से जो वर्ल्ड बनता है वर्चुअली, उसे साइबर स्पेस बोलते हैं. सो साइबर स्पेस इन्वॉल्व्स द डिजिटल नेटवर्क इन्वायरमेंट एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद ओवर द इंटरनेट. एंड उसी में आते हैं साइबर स्पेस नहीं नेसेसरी क्या है? ईमेल्स, www जो वेब ब्राउज़र, वर्ल्ड वाइड वेब, सोशल मीडिया, ये सब कुछ जो हुआ है ये साइबर स्पेस के वजह से हुआ है, क्योंकि एक वर्चुअल वर्ल्ड डेवलप करना था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20. कम्युनिकेशन इफेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 लास्ट. ओके, इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट उसका मतलब क्या होता है? कंपिटेंस टू डील विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. प्रेस्टेज इफेक्ट का मतलब इंक्रीज इन सेल्फ अप्रूवल. एस्थेटिक्स ऑप्शन 2, एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्पेसिमेंस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. एंड रेस्पाइट इफेक्ट ऑप्शन 3, pleasant distraction. Okay, instrumental effect 4 pertains to the practical outcomes or results of communication, specifically using communication to solve the practical problems. Then prestige effect का क्या होता है? Involves enhancing one's status. Okay, prestige की बात है मेरे, that is what. So through communication, improving the status through the communication. Aesthetic effect, communication involves the appreciation of beauty और प्लीजिंग क्वालिटीज. एस्थेटिक इफेक्ट्स नहीं होता है कि आजकल बहुत यूज़ करते हैं एस्थेटिक्स, दैट इज सो आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेटेड होता है. रिस्पेक्ट पर्टेंस टू द रिलैक्सेशन और रिलीफ प्रोवाइडेड बाय सर्टन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. अ फ्रूट सेलर हैज सम स्टॉक ऑफ फ्रूट्स टू बी सोल्ड इन 3 days पीरियड. सॉरी,
some disturbance was there. A fruit seller has some stocks of fruit to be sold in 3 days period. Every day he sells 50% of the available fruit and 10% of the leftover fruits get spoiled during every night. If the total number of fruits that got spoiled in 3 days in 1983, then find how many fruits were there with the seller in the beginning. Okay, ये बहुत ज़्यादा बड़ा and lengthy question है. I am avoiding it because I seriously don't want to explain it and go in that much depth. Correct answer is option 4, 24,000. Okay, and yes, मुझे इसका आंसर भी आता है, बट सीरियसली इट इज़ ऑफ नो यूज़ बिकॉज इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टफ. एग्जाम में अगर आता था तो मैं तो पक्का ड्रॉप करती थी, मेरे अगर एग्जाम में आता तो. नेक्स्ट क्वेश्चन. The difference between simple and compound interest on certain principal amount for 2 years at the rate of 5% per annum is रुपीज़ 11.25. फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करना है. डिफरेंस क्या बोला गया है, 11.25. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% फॉर 2 years. ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल. तो इसके लिए एक फॉर्मूला है डिफरेंस का, इज इक्वल टू PR² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर. ये फॉर्मूला को अच्छे से लिख के रखो, ठीक है. D इज इक्वल टू PR² 100² बाय 100². हम वापस से अच्छे से लिख देते हैं इसको, PR² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू D. ठीक है. सो D का वैल्यू क्या है हमारे पास में, 11.25 इज इक्वल टू P इंटू 5² डिवाइडेड बाय 100². 100 का स्क्वायर हम ऐसे ले लेंगे या फिर उसको 100 इंटू 100 करके रख दो, ठीक है. देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट. सो 11.25 इंटू 100 बाय 25. ओके, और एल्स यू कैन डू वन मोर थिंग. अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं करना है तो सी, हम एक और वे से इसको कर सकते हैं. जैसे कि हो जाएगा 11.25 इज इक्वल टू P इंटू 0.0025. क्यों, तो ये जो नीचे वाला था, ये जो 10,000 हो रहा था, हमने उसको ऊपर ले लिया. ओके, सो नाउ वी विल डू वन थिंग, वही 11.25 डिवाइडेड बाय 0.0025, या फिर ये वाला मेथड से वो हो जाएगा 112500 बाय 25. दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं. और इनका आंसर क्या आता है, 4500. कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा टफ है, आई अंडरस्टैंड, बट क्या करना है इजी वे में. मैं यूजुअली क्या करती हूँ, 2 के टेबल से या 5 के टेबल से कैलकुलेट करके देखती हूँ, ठीक है. वैसे ही आप भी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. If x is equal to 10 and y is equal to 0.1, which of the following expression has the highest value. ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, x और y, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका रहेगा. सो x क्या है हमारा, 10 का स्क्वायर इंटू 0.1 का स्क्वायर. क्यों, हमने पहला वाला एक्सप्रेशन लिया है. ये हो जाएगा 100 इंटू 0.01. ओके, 100 इंटू 0.01, 100 इंटू 0.01, वैल्यू आएगी 1. ओके, इसका वैल्यू आ गया 1. देन कम्स x² माइनस y². सो x² 100 माइनस 0.01, इसका वैल्यू आ गया है 99.99. ठीक है, फिर x² प्लस y² 100 प्लस 0.01, ये आ गया है 100.01. ओके, देन कम्स x² बाय y². हमें हाईएस्ट निकालना है. अभी तक तो c है हाईएस्ट. सो 100 डिवाइडेड बाय 0.01, ये हो जाता है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 10,000. ओके, सो सबसे ज़्यादा वैल्यू है इसकी. देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, होप इट इज easy to understand. Now, in a certain coding language, tour is written as 4156, crew is written as 73698, and tier is written as 4926. How the word sweater will be written in that language? Okay, so सबसे पहले तो आप देख लो कि S के लिए क्या दिया है उन्होंने, स्क्रू. S का 7 दिया है, तो 7 सब में कॉमन है. फिर उसके बाद में W यहाँ पर W है,
W का है 8, 8 भी सब में कॉमन है. ओके, देन स्वेटर E, SWE, ये हो गया 7, 8. E का क्या दिया है? स्क्रू 9, टीयर में भी 9. ओके, N 9 है. WA, A का क्या वैल्यू है? टीयर में 2, 9 2. 7 8 9 2 किस में है? 7 8 9 2 दो में है. ओके, स्टिल वी हैव टू कैलकुलेट T, वी हैव टू फाइंड T. T इज ऑप्शन 4. यहाँ पर भी 4 दिया है T के लिए एंड यहाँ पर भी 4 दिया है. सो T इज 4, E इज अगेन 9 एंड R इज, R ऊपर लिख देते हैं, R इज ऑप्शन 6 क्योंकि यहाँ पर भी R को 6 दिया है. 7 8 9 2 4 9 6. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. ओके, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द गिवन बिलो सीरीज. मेरा सबसे फेवरेट पार्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग, और ये लॉजिकल वाला जो होता है एंड आई लव इट. 5 7 11 19 35 67. सो 5 + 2 7, देन 7 + 4 11. ओके, 11 + 8 19. ये डबल हुआ, ये डबल हुआ. 8 का डबल 16. सो 19 + 16 हो गया है 35. 16 का डबल होता है 32. 32 + 35 67. ठीक है, 67 + 64. क्यों? 34 का डबल 64 हो गया है 113. करेक्ट आंसर 131, सॉरी 131. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 131. ठीक है. नेक्स्ट, which policy is committed in the following argument. As a society we have an obligation to support the needy because people who do not have sufficient resources have a right to the resources of the community. Begging the question policy है. ठीक है, begging the question क्या होता है? It is a logical policy where the argument's premises assume the truth of the conclusion instead of supporting it. मतलब कि argument किस चीज़ पर build होता है? That it would be seen as valid to those who already accepted its conclusion. यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने कि हमने सोसाइटी के जो गरीब है उनकी मदद करनी चाहिए. क्यों? तो उनके पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है. ठीक है, कंक्लूड कर दिया कि उनके पास में सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है, इसीलिए हमने उनकी मदद करनी चाहिए. दैट इज द बेगिंग द क्वेश्चन. ओके, इन एज द सोसाइटी वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू सपोर्ट द नीडी बिकॉज पीपल डू नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज. द कंक्लूजन दैट द नीडी have a right to resources of the community is assumed as the premises. ओके, यहाँ पर जो कंक्लूजन क्या दिया उन्होंने कि इनका है राइट, हक है कि उन्होंने रिसोर्सेज, उनका हक है रिसोर्सेज पर. ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो गया है. बाकी इक्विवोकेशन क्या होता है? यूजिंग एम्बिगियस लैंग्वेजेस टू कंसील द ट्रूथ और टू अवॉइड कमिटिंग वनसेल्फ. मतलब कि ट्रूथ को अवॉइड करना, इक्विवोकेशन. तो पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन हमने कल के वीडियो में भी देखा था, आज सुबह अपलोड किया हुआ वीडियो है, उसमें देख लीजिए. पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन, व्हाट्स ट्रू ऑफ अ पार्ट मस्ट बी ट्रू ऑफ अ होल. मतलब अगर एक के लिए वो सही है या एक चीज़ में वो सही है तो वो सब के लिए सही है या सब चीज़ में सही है. ओके, इफ इट इज़ ट्रू फॉर वन इट विल बी ट्रू फॉर एवरीवन. अपील टू इमोशन, टू मैनिपुलेट एन इमोशनल रिस्पॉन्स इन प्लेस ऑफ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, विच यूजुअली गर्ल्स डू, बिकम इमोशनल एंड कितना भी वैलिड आर्ग्यूमेंट रहे इमोशनल बनकर काम चला लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पर है, यहाँ पर हमें मैच करना है स्टेटमेंट एंड लॉजिकल इक्विवेलेंट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. ठीक है, ऑप्शन 3. नो फिशेज आर मैमल्स, सो नो मैमल्स आर फिशेज. ऑल फिशेज आर मैमल्स, नो फिशेज आर नॉन मैमल्स. 1. सम फिशेज आर मैमल्स, some fishes are mammals, some mammals are fishes, some mammals are not fishes, some mammals are non fishes. एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है. ओके, और किसी किसी में दोनों भी नेगेटिव है. ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत ध्यान से अगर आपने सॉल्व किया तो ये बहुत सही जाएगा, मतलब आपका आंसर इसमें गलत नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the statement some animals are birds is given as false, then which of the following statement could be immediately inferred to be true? Correct answer is option B and C only. Some animals are birds, ये false है. हमको सही कौन सा है ये पता करना है. All animals are birds नहीं, क्योंकि वो तो जो हमारा स्टेटमेंट है उसी के जैसा हो जाएगा तो false आएगा. No animals are bird, okay. Some animals are not bird, ठीक है. All birds are animals. तो जो A and D है वो दोनों एक ही मीनिंग बता रहे हैं.
ठीक है, इसीलिए वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड करेक्ट आंसर विल बी बी एंड सी ओनली। ठीक है, which of the following statements are so related that they cannot both be true although they both may be false? दोनों झूठ हो सकते हैं पर दोनों सत्य नहीं हो सकते। All trees have roots, no trees have roots. Some trees have roots, some trees do not have roots. Correct answer is option 1, option A and B। ठीक है, all trees have roots and no trees have roots। ये हो गया है दोनों स्टेटमेंट्स। द टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ पर क्या बोला है, कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू हो सकता है बट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ट्रू हो सकता है क्या, नो। और दोनों गलत हो सकते हैं, हाँ। और ये बेसिकली दोनों अपोजिट्स है। इफ इट इज़ ट्रू दैट ऑल ट्रीज हैव रूट्स देन इट कैन नॉट ऑल्सो बी ट्रू दैट नो ट्रीज हैव रूट्स। कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसीलिए बोथ कैन नॉट बी ट्रू। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको ये सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Nyaya, classical Indian school of logic, which of the following is an example of Badit fallacy, non-inferential contradicted middle? तो इसका आंसर है ओके, sound is quality because it is visible, sound is eternal because it is produced, all things are non-eternal because they are knowable, fire is cold because it is a substance. Correct answer है option 4. Badit philosophy occurs when middle term is an inference, okay, is contradicted not through inference but by direct perception or a piece of stronger evidence. Middle term is said to be Badit or subdilated, which means that it appears to be valid reason but it is contradictory. अभी आप यहाँ पर आपको मिडल टर्म क्या है, कोल्ड। आपको पता है फायर कोल्ड होता है क्या, नो, फायर हॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है इसीलिए वो बाधित है, नॉन इन्फ्लुएंशियल है बट कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर साउंड इज क्वालिटी, साउंड इज इटर्नल, दोनों भी सही है। ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल, ये भी सही है। बट जो फायर है उसका क्या क्वालिटी होता है, हॉट। हॉट हम अज्यूम करते हैं बट ये कॉन्ट्राडिक्टरी है हॉट से, कोल्ड हो गया यहाँ पर बिकॉज इट इज़ अ सब्सटेंस, वो एक धातु है, एक चीज़ है, इसीलिए। देयरफॉर इवन दो फायर इज अ सब्सटेंस, बीइंग अ सब्सटेंस कैन नॉट बी अ वैलिड रीजन टू प्रूव दैट फायर इज कोल्ड। ठीक है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ फायर एज समथिंग हॉट। हमारा परसेप्शन हॉट रहता है, यहाँ पर कोल्ड बताया, इसीलिए ये बाधित है या रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पर भी डेटा बेस्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग इन MS Excel स्प्रेडशीट, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सनी, विंडी, रेनी, सनी। ठीक है, टेम्परेचर, सपोज द फॉर्मूला इफ B2 sunny, if C2 low, yes, no is entered into D2, then the cell is copied and pasted to D3 is to D6. On what days does the column D report yes? Monday and Friday only. Anyone from ICT please let me know कि ये क्या है, क्योंकि मुझे तो ये समझ में नहीं आया है। I am not from this field and I don't have knowledge also. Play tennis, D पर क्या है, play tennis, E पर है go running. So Monday sunny high, yes, because it's sunny and temperature is not low, and Friday sunny medium because temperature sunny है और बाहर खेलने के लिए वैलिड है। ठीक है, टेम्परेचर इज़ नॉट लो। बाकी के दिनों में विंडी के टाइम पर हाई है तो आप टेनिस नहीं खेल सकते हो। एंड देन ऑल्सो वेडनेसडे रेनिंग है मीडियम, तो बारिश में टेनिस नहीं खेल सकते हो। थर्सडे सनी है बट टेम्परेचर लो है, इसीलिए नहीं खेल सकते हो। ओके, ये मेरा अजम्पशन है, मुझे ऐसा ICT बेस्ड नहीं आता है, मैंने मेरे तरीके से सॉल्व किया। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स डेटा कंप्रेंशन, द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इन्फॉर्मेशन टू ट्राई एंड यूज फीवर बिट्स देन द ओरिजिनल डेटा। डेटा कंप्रेस करना, कम करना। डेटा कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डेटा नीडेड टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर piece of information. Okay, this is often achieved by removing redundancy in data or finding a more efficient way to represent the information. Data को कम करना, हमने क्या, अगर PDF when we try to upload our image on the forms, exam forms, then it is said to reduce the quality, and we try to cut it or we try to send it through WhatsApp or something to reduce the quality or reduce the compress the quality. Even if we have to send someone PDF, if it's very big, we have to compress it. There are options. Okay, next, given below are two statements. Twitter is an example of Web 2.0 application. Web 2.0 refers to static based text based information website. Correct answer is option 3, 1 is 2 but 2 is false.
ट्विटर क्या है, वेब 2.0 का एग्जाम्पल है, ठीक है। वेब 2.0 एप्लीकेशन अलाउ यूजर्स टू इंटरैक्ट एंड कोलैबोरेट विद ईच अदर इन अ सोशल मीडिया डायलॉग, ओके। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है एंड यूजर्स कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर थ्रू द वेब पेज। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है स्टैटिक टेक्स्ट बेस्ड, सो वेब डज नॉट रेफर टू स्टैटिक, इनफैक्ट इसका उल्टा है, स्टैटिक है क्या, वो डायनामिक है वो, ठीक है। वेब 2.0 refers to website that encourage user interaction and participation rather than static. स्टैटिक कब था, जब वेब 1.0 था तब स्टैटिक था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स यूज सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइज आमने सामने, स्काइप वीडियो कॉल, फेसबुक चैट, ईमेल मैसेजिंग और ऑन स्नैपचैट टेलीफोन कॉल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बी डी ई, ईमेल छोड़कर बाकी सब। ईमेल किस में आता है, हमने अभी जो क्वेश्चन देखे थे स्टार्टिंग में उसमें देखा, ईमेल नॉन इंटरैक्टिव या नॉन सिंक्रोनाइज में आएगा, ठीक है। स्काइप वीडियो कॉल डायरेक्टली बात करना, देन फेसबुक चैट में भी डायरेक्टली रियल टाइम, जो रियल टाइम में हो रहा है सिंक्रोनाइज उसे बोलते हैं, ओके। मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट हैपन इन रियल टाइम। नेक्स्ट 35, स्टोरेज डिवाइस एंड देयर डिस्क्रिप्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, सो सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन 3 SSD has no moving part and is therefore a very robust and reliable technology. Then option 2 ROM का है, option 4 non volatile in nature that stores information. DVD RAM, option 1 optical media that uses concentric tracks to allow simultaneous read write operation. And RAM का option 2 volatile in nature, that means stores information, stores programs and data in current use, ठीक है। ये सब ICT बेस्ड ही है, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, यही हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज डन। क्लोरिनेशन क्यों करते हैं हम पानी का, टू रिमूव द माइक्रोब्स, जो उसमें जीव जंतु रहते हैं छोटे छोटे जर्म्स वगैरह, उसको निकालने के लिए क्लोरिनेशन करते हैं, ओके। क्लोरिनेशन इज अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस वेयर क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड सच एज सोडियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आर एडेड टू द वाटर, ओके, टू किल सर्टन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स इन टैप वाटर। जो पीने का पानी होता है उसमें से इन्हें मारने के लिए यूज़ किया जाता है क्लोरिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्लोरीन इज यूज्ड एज वेरी इफेक्टिव एट एलिमिनेटिंग मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआस। सम आर रेजिस्टेंट टू इट बट येट they are helpful. Chlorination is helpful. Next, what is the average thickness of ozone? More than 1 centimeter. Okay, thickness of ozone is not measured in traditional distance unit because the ozone in atmosphere is not uniformly distributed. कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, and it fluctuates according to time and location also. So it is measured in the unit DU, Dobson unit में measure किया जाता है, Dobson unit, okay, which measures the number of ozone molecules in a column of air. कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन प्रेजेंट है इसके ऊपर बेस्ड है, सो इट इज़ नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर थिक, ओके। इफ ऑल ओजोन इन अ कॉलम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अप टू द स्पेस वे कलेक्टेड टुगेदर एंड प्रेशर, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली आता है 3000 डॉप्सन यूनिट्स, ठीक है, जो कि 3 mm थिक है, 3 mm थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statements. Ion exchange is an example of tertiary wastewater treatment process. Ion exchange is used for removal of residual suspended solids. Option है 3, 1 is true but second statement is false. Ion exchange tertiary wastewater treatment है to remove specific inorganic substances or compounds and heavy metals, okay, जिसमें used to soften water by replacing calcium and magnesium ions with sodium ions. Ion exchange हो रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोडियम से। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है, आयन एक्सचेंज इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। हमने अभी देखा क्यों यूज़ करते हैं, सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हैवी मेटल्स को निकालने के लिए, ठीक है। नॉट रेसिडुअल सस्पेंडेड सॉलिड्स आर यूजुअली रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो सॉलिड्स रेसिडुअल सॉलिड्स है उन्हें प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रीटमेंट से निकाला जाता है, नॉट थ्रू आयन एक्सचेंज, जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह जो प्रोसेस होता है, सेडिमेंटेशन, उससे। Next, question number 39. Montreal Protocol was agreed in 1987 and came into force in 1990. Kyoto Protocol was agreed in 1997 and came into force in 2005. Option 1 is false but 2 is true. तो Montreal Protocol जो है ये कब आया है? It was agreed in 1987.
and came into force in 1989. ठीक है, after it was ratified by 26 countries. Montreal Protocol जो डिज़ाइन किया है to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone depletion, chlorofluorocarbons जैसे. क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन. ओके, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Some pollutants such as carbon tetrachloride, CCl4, pesticides and heavy metals can cause liver damage. Toxic chemicals that cause liver damage are called hematotoxins. Correct answer है option 3. 1 is 2 but 2 is false. tetrachloride जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड पेस्टिसाइड्स में भी यूज़ किया जाता है. एंड हेवी मेटल्स दैट कॉज लीड एंड मर्क्यूरी. heavy metals like lead and mercury that cause liver damage. Okay, and इन्हें क्या बोला जाता है? हेपाटॉक्सिन. Let me write it. Hepatotoxins, not hematoxins. Okay, hepatotoxins. So they are known as hepatotoxins. And hematoxins क्या होते हैं? Refers to toxins that damage blood cells. Okay, affecting cardiovascular, हार्ट रिलेटेड जो होते हैं उन्हें हेमाटोटॉक्सिन्स बोलते हैं. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ वैल्यूज एंड इथिक्स मस्ट बी फोकस्ड फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन? ये ऑल अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंसी, ट्रांसपेरेंसी सब कुछ इन्वॉल्व होता है. द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल विथ एन एम फॉर एजुकेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सतपानी इन 483 BC. जो एजुकेशन बेस्ड है, सतपानी राजगीर जो बिहार स्टेट में आता है, वहाँ पर आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा अराउंड 483 BC. ठीक है. द एम ऑफ द काउंसिल वॉज टू प्रिजर्व द टीचिंग ऑफ बुद्धा, बोथ हिज वर्ड्स एंड मोनेस्टिक रूल्स. एंड 500 अरहत्स आर सेड टू हैव अटेंडेड द काउंसिल. एंड द मोस्ट सीनियर वॉज महाकश्यप जो प्रेसिडेंट थे. ठीक है. The teachings were orally passed down and were not written until the 4th Buddhist Council in Sri Lanka in 1st century BC. While it's not generally described as an educational council, its purpose was essentially to educate the future generations. Okay? जो पाटलिपुत्र वाला था वो एजुकेशन वाला नहीं था. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है. नेशनल काउंसिल फॉर टीचर Education was made a statutory body by the Act of Parliament in 1993. Dr. S. Radhakrishnan was the chairman of University Education Commission set up in 1948. Both the statements are correct. ठीक है. ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1993 के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, द रेगुलेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर इन द टीचिंग एजुकेशन. फिर यूनिवर्सिटी कमीशन, एजुकेशन कमीशन 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड रिपोर्ट कब आती है? 1949 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस वर देयर इन इंडिया इन द ईयर 1902? ऑप्शन है सब. रूरकी, सिवापुर, पूना, मद्रास. रूरकी थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, अभी जो IIT रूरकी है 1847 में आता है, 1847. देन सिवापुर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज 1856. देन कम्स पूना COEP 1854. COEP अभी भी जो बहुत फेमस है. देन मद्रास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुंडी इन मद्रास 1794. ठीक है. ये सारे प्रेजेंट थे. सर्वे स्कूल एंड लेटर टर्न इनटू कॉलेज इन. ओके, यहाँ पर हम इसका डेट चेंज कर देते. पहले स्कूल था ये, फिर इसको कॉलेज बना दिया गया 1859 में. ओके. हिस्ट्री वाले अगर कोई होंगे तो प्लीज़ डेट्स भी नोट डाउन कर लो, क्या पता आ जाए हमारे एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट 1, लिस्ट 2. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. शास्त्रास क्या होते हैं? ऑप्शन 2 लर्न डिसिप्लिन्स. व्रता ऑप्शन 3 एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री. काव्यस ऑप्शन 4 इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर. अन्विक्सकी लॉजिक ऑप्शन 1. ठीक है. शास्त्रस एंशियंट टेक्स्ट होते हैं that provide instructions or theories. Vrata traditional Indian context refers to areas present agriculture, trade, commerce. Then Kavyas represent classical Sanskrit poetry showcasing imaginative and creative literature. And logic Anviksiki school of logic or analytical investigation of ancient Indian philosophy. Now passage based questions है and जो ये पैसेज है उसी में है आंसर्स भी.
तो हम डायरेक्टली मैं आंसर्स बता दूंगी, आप पॉज कर कर पैसेज पढ़ लेना. ओके. गिवन बिलो assertion and reasoning. The village and the district officers in Dharwad districts were Kannada. Dharwad district in the pre-colonial rule era was ruled by the Peshwa. Correct answer option 4. क्यों? तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ के जो ऑफिशियल थे वो मराठी थे बिकॉज इट वॉज रूल्ड बाय पेशवास. Marathi village and district officers due to the pre-colonial Peshwa rule. Okay. Next question. The testimonial given by peasant was recorded in Marathi language. Testimonial given by peasant was recorded in the Marathi language. ये भी यहीं पर दिया है. See, with murder, testimonial in Kannada. उन्होंने कन्नड़ा में बोला था, recorded in Marathi, and court proceeding was conducted in Hindustani. Okay. See. So testimonial given by the peasant was recorded in Marathi. Next, Karne was in favor of British expansion in India. Karne in the supremacy of white men, believed in the supremacy. So both the statements are wrong. ठीक है. He was पहला स्टेटमेंट जो बोलता है, जो पैसेज में दिया है उसमें क्या बताया, कार्नेज पर्सनल सपोर्ट फॉर ब्रिटिश एक्सपेंशन, ऐसा कुछ बताया नहीं है. देयरफॉर ये भी रॉन्ग है. और व्हाइट मैन सुप्रीमेसी में भी वो बिलीव नहीं करते थे. दिस बोथ आर गिवन इन द पैसेज. नेक्स्ट, द पीजेंट हु वॉज एक्सिक्यूटेड वॉज कन्वर्जेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज. कन्नड़ा लैंग्वेज, यहाँ पर ही बताया मैंने आपको कि वो कन्नड़ा में उन्होंने बोला था. गिवन इज टेस्टिमोनियल इन कन्नड़ा. ओके. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दोज हु वर सिंपैथेटिक टू द राइट्स ऑफ लोकल पॉपुलेशन. ही वॉज ऑप्शन बी वी टेलर. यहाँ पर दिया है रे वी टेलर आफ्टर विटनेसिंग द एग्जीक्यूशन फॉर्ड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ कन्नड़ा. ओके. Corne's view on the rights of local population are not specified in the provided text. इसीलिए हम उनको नहीं बोल सकते. ओके. So here हमारे हो गए पूरे questions complete. We conclude our today's video here only. Thank you for watching. Do like, share and subscribe, and also let me know in the comments how you think the video is. Thank you for watching.